हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मान सिंह आ चुके हैं, ज्योति आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून क्लास, हर्ष आ चुके हैं। लोकेश कह रहे हैं ये बैच एसएससी के लिए भी है क्या? लोकेश जी हाँ, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एसएससी के लिए तो बिल्कुल जो साइंस है वो आप चुटकियों में करके आ जाओगे, है ना। चलो आ जाओ। पंकज आ चुके हैं, रूहानी आ चुकी हैं, उसके बाद है हर्षविंदर आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर एक बार मैं आपके कमेंट्स को रिफ्रेश कर लूं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे को फ्रेश कमेंट्स भी दिख जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था? मैंने कहा था लास्ट क्लास में हम जब रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट कर लिए थे तो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करवाऊंगी? केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं करवाऊंगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की 2 क्लास होंगी, दोनों क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। मैंने आपको एक क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ऐसी रिएक्शंस जहां पर इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। इस तरीके से एटम होता है, एटम का ये न्यूक्लियस होता है और ये एटम के बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट या शेल, कक्ष या कक्षाएं होती हैं और इन कक्ष या कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने पढ़ाया था कि जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आउटर शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं, और जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियस हिस्सा लेता है उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, जो हम रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब मैम आज हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, है ना, जहां पर आयंस हिस्सा लेते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। होती क्या है केमिकल रिएक्शन? तो बच्चा ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक या एक से अधिक रिएक्टेंट, जिनको हिंदी में हम अभिकारक बोलते हैं, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर एक या एक से अधिक, वन या वन मोर रिएक्टेंट का मतलब होता है यहां पर जो रिएक्ट करते हैं। तो जहां पर आपके रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाए बच्चा? एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बना दे। यानी कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना दे। जो रिएक्ट करते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं और जो बनते हैं रिएक्शन के बाद उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ होता है, ऐसे देखो ये अपना लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ होता है, ये रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बना देते हैं, उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हाइड्रोजन H2 की रिएक्शन आपने O2 से करवा दी, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा? यहां से H2O बनेगा, पानी बनेगा। अब आप इसको बैलेंस कर दो, 2 यहां है तो 2 यहां लगाना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा ये H2 और ये O2 ये दोनों क्या हैं? ये रिएक्टेंट हैं और रिएक्ट करके क्या बनाया है इन्होंने बनाया मैम H2O यानी कि जल यानी कि पानी। तो ये क्या बना? ये प्रोडक्ट बना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसी को आप क्या कहते हो? केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कहते हो। ठीक है बच्चा, केमिकल रिएक्शन अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दोगे, टाइप कर दोगे और यहाँ पे वाटर लिख दोगे तो उसी को केमिकल रिएक्शन, इसको केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण का नाम हम देते हैं। भूदेव, हर्ष, ज्योति, मानसिंह, पंकज, लोकेश, राहुल, पंकज, सबको गुड आफ्टरनून भाई, आप लेट हो गए हो। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं आपको एक नोट डालकर एक पॉइंट दे रही हूं, आप जरा बहुत ध्यान से समझ के मुझे इस बात का आंसर देना। आपके पास क्या है? पानी है, वाटर है, और आपने इस पानी को उबाल दिया और उबालने के बाद इससे स्टीम बनी, भाप बनी। ठीक है, वाटर का मतलब जल, जल को आपने उबाल दिया, गर्म कर दिया तो आपको भाप मिली। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये केमिकल रिएक्शन है, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। मैम क्यों नहीं है?
बच्चा केमिकल रिएक्शन वही होती है जहां पर रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट से अलग बन रहा है। अब यहां पर भी तो H2O था और भाप में भी क्या है, H2O है, तो क्या प्रोडक्ट कुछ अलग बना? नहीं बना ना। तो इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज ए फिजिकल चेंज। ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है भाई। वो देखो ना, वो पानी लिक्विड स्टेट में था, ये स्टीम भाप की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या होगा, ये आप बताओगे, इट इज ए फिजिकल चेंज। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक भौतिक बदलाव है। तो आपको कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे देता है, जैसे लाइट का जलना, ट्यूबलाइट का जलना, बल्ब का जलना, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी कि मैम, अगर किसी रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट है, उनके आपस में रिएक्ट करने से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं काउंट करते हैं, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, राइट। तो मैम हम पता कैसे लगाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? चलो मैं कुछ बातें बताती हूं, आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली बात तो आपको पता कैसे चलेगा, या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ गुण धर्म होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, अगर वो उनमें से आपको एक भी देखने को मिल रहा है तो आप कहोगे ये तो केमिकल रिएक्शन है। लिखो रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण धर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण धर्म, इनमें से अगर आपको कोई भी एक भी गुण दिख रहा है तो आप कहोगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या? सबसे पहला, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें स्टेट में बदलाव हो रहा है। स्टेट में तो लिखो चेंज इन फिजिकल स्टेट, इन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था में बदलाव हुआ। कोई भी सब्सटेंस है उसकी भौतिक अवस्था में बदलाव हुआ। अब भौतिक अवस्था में बदलाव तो हुआ है, लेकिन बदलाव होने के बाद नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा वो जो रिएक्टेंट था वही आपका किस में बन गया, वही आपका प्रोडक्ट में बन गया, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे, उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ और चेंज होने से एक नया प्रोडक्ट बन गया, एक नया उत्पाद बन गया, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए केमिकल रिएक्शन, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज आ रहा है, किसमें, कलर में, चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आ गया, रंग में बदलाव आ गया। जैसे आप याद करो, मैंने एक क्लास में पढ़ाया था, चांदी के ऊपर जब सल्फर की लेयर लग जाती है तो चांदी काले कलर की पड़ जाती है ना। तो ऐड हो गया ना सल्फर, तो नया प्रोडक्ट बन गया ना। अब वो चांदी चांदी नहीं रही, वो तो चांदी के ऊपर सल्फर की लेयर लग गई। तो कलर में अगर कहीं पर भी चेंज आ रहा है और साथ में नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, तीसरा लिखोगे चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है यहां पे स्मेल, यानी कि स्मेल में चेंज आ गया, गंधक में बदलाव हो गया, इसमें गंधक में बदलाव आ गया, तब आप क्या कहोगे बच्चा, तब आप कहोगे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब स्मेल में, स्मेल रिएक्टेंट की अलग थी, प्रोडक्ट की अलग थी। प्रोडक्ट की स्मेल अलग कब आएगी, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज एड ऑन हो जाएगी, तभी तो आएगी ना। नेक्स्ट लिखो एमिशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन से किसका एमिशन हो रहा है, किसी गैस का हो रहा है, एमिशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से गैस निकल रही है, कोई भी टाइप की, जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस निकलती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है मेटल वाले चैप्टर में। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन से कोई गैस निकल रही है और वो किसी तरीके का साउंड क्रिएट कर रही है तो हम बोलेंगे वो केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट 5 नंबर पे लिखो बच्चा, अगला आप लिखोगे अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है तापमान, तापमान में बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब क्या होगा बच्चा, आप बताओगे, तब भी ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है।
नेक्स्ट 6 नंबर लिखो, ऑरिजिन ऑफ लाइट एंड साउंड। ऑरिजिन ऑफ लाइट एंड साउंड, किसी भी केमिकल रिएक्शन से प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कोई रिएक्शन है, उसमें से लाइट एमिट हुई किसी भी टाइप की, प्रकाश और क्या और बताओगे बच्चा, ध्वनि भी ध्वनि यहां पर निकल रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और एक लास्ट 7 नंबर पे लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। 7 नंबर पे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चा, अवक्षेप क्या होता है, बाकी तो चलो आपको सारी बातें समझ में आ गई। देखो, आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, इस तरीके से आपने कोई सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉलिड वाला पार्ट था वो इसके नीचे पेंदे में आके ऐसे अलग हो गया, अलग हो गया। और ये जो सॉलिड पार्ट है ना, ये इस सॉल्यूशन के अंदर घुल नहीं सकता। ये क्या हुआ, ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये नीचे आके यहां पर पेंदे में ठहर गया। और ये क्या है, ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल का मतलब अघुलनशील, किसमें, इस सॉल्यूशन में। तो इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ सॉलिड जो इनसोल्यूबल होता है, जिस सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ होता है। कोई भी ठोस पदार्थ जो किसी विलयन के अंदर अघुलनशील हो, उसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, सॉलिड इनसोल्यूबल इन सॉल्यूशन। किसी भी ठोस का ना घुलना, किसके अंदर, किसी विलयन के अंदर, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। कहते ना ये चीज प्रेसिपिटेट हो गई, अलग हो गई इस केमिकल रिएक्शन पे। तो हमने बढ़ाया कि केमिकल रिएक्शन वही होगी जिसके अंदर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी होगी। आप कैसे पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, अगर उस केमिकल रिएक्शन की फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, एक नया प्रोडक्ट बन गया। स्मेल में चेंज हुआ, मतलब स्मेल तभी तो अलग होगी जब उसमें कोई नया चीज आके ऐड हो जाएगा। उसके कलर में बदलाव हो रहा है, कलर तभी तो बदलेगा ना जब उसमें कोई नया प्रोडक्ट आके या फिर कोई नई चीज आके नई चीज बनेगी। एमिशन ऑफ गैस, कहीं से भी गैस रिलीज हो रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। अगर उस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, तापमान में बदलाव आ रहा है, या उस केमिकल रिएक्शन में लाइट और साउंड जनरेट हो रही है, प्रकाश और ध्वनि बन रही है ना, या फिर वहां पर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप क्या होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। आगे बात समझ में, चलो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये इतने सारे होंगे बच्चा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो जरा हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, इसी को कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसी को सिंथेसिस कहते हैं। हम बायोलॉजी में बहुत बार आपको पढ़ाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, लिपिड सिंथेसिस, संश्लेषण कहते हैं हिंदी में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, कोई चीज का बनना, संश्लेषण। तो सबसे पहली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शंस, यानी कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। यार आप लोगों के ना कमेंट रुक गए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार टेक्निकल टीम को बोल दूं। बिना कमेंट्स के तो चलो सुनो, पहला केमिकल रिएक्शन क्या होगा,
कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस, नाम से क्लियर है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? एक या एक से अधिक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, मान लो पहला रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, पहला अभिकारक है ए, दूसरा है बी, इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से कोई तीसरा प्रोडक्ट सी नाम का बन गया। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट, एक से अधिक कितने होते हैं? दो ही होते हैं ना। तो आप लिखोगे ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर देन वन तो रिएक्टेंट हो, मोर देन वन रिएक्टेंट हो। और रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? अभिकारक, जिसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो, जिसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो। अब एक से अधिक वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक हो। और इन दोनों के आपस में कंबाइंड होने से एक नया प्रोडक्ट सिंथेसिस हो गया, नया ही प्रोडक्ट बन गया सी नाम का। लेकिन यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सिंगल बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एकल उत्पाद बनेगा। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चों जिसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ए बी सी तीन हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो कितना, एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट जहां पे सिंगल बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो कंबाइंड होने से रिएक्टेंट के एक नया प्रोडक्ट सिंथेसिस हो रहा है, तो उसी केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, जरा ध्यान से देखिए इस फोटो को, बहुत ही डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। कहां गया वो फोटो? ये रहा, इसमें आओ, ये एग्जाम्पल्स दिखाती हूं आपको, बड़ी ध्यान से समझना। क्या क्या बच्चा? देखो, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा तो दो क्या है? रिएक्टेंट है, पहला हाइड्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, और एक प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया। तो दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कॉम्बिनेशन, कंबाइंड हो गए रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट नया सिंथेसिस हो गया, तो इसको सिंथेसिस या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अपनी नोटबुक में क्या नोट करोगे बच्चा? तो सिंपल सी बात है मैम कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर देन वन रिएक्टेंट हो, यानी एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा दो तीन जितने भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट सिंगल बन रहा हो, तो उसे हम कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में? चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जब कार्बन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, हो गया। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती कहां कहां है? तो तीन तरीके से होती है बच्चा, जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा टाइप की है, कहां कहां होगी। पहले होगी बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो तत्वों के बीच में हो सकती है, बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो तत्वों के बीच में हो सकती है, दो तत्वों के बीच में, यानी कि दो एलिमेंट हो सकते हैं, उनके बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब आप में से कोई बच्चा ये तो नहीं पूछेगा ना ये एलिमेंट कंपाउंड क्या होते हैं, भाई कितना पढ़ाऊं अब मैं, है ना। तो दो यौगिकों के बीच में हो सकती है, दोनों ही कंपाउंड्स हो सकते हैं रिएक्टेंट, दो यौगिकों के बीच हो सकती है, या तो दोनों एलिमेंट होंगे या दोनों कंपाउंड्स होंगे, या बच्चा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकता है। तो बिटवीन वन एलिमेंट, या आप ऐसे लिख दो बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स,
एंड कंपाउंड्स, यानी कि तत्व और यौगिकों के बीच में भी हो सकती है। तो कभी कभार ना एग्जामिनर कैसे पूछेगा, आपको एग्जाम्पल देगा और पूछेगा बताइए ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आप कहोगे हमने टाइप तो पढ़े ही नहीं मैम, हमने तो बस ये पढ़ा था कि जहां पर एक से अधिक रिएक्टेंट हो, एक प्रोडक्ट हो, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जरा पढ़ लीजिए ध्यान से, दोनों एलिमेंट्स के बीच में हो सकती है, दोनों कंपाउंड्स के बीच में, और एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, बहुत ही गौर से समझना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन भी तो एक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन भी तो एक एलिमेंट होता है। तो ये एलिमेंट का एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन है, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो दो एलिमेंट जुड़े तो एक कंपाउंड बना, हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा दो कंपाउंड्स के बीच में कैसे बनाओगे, तो देखो आपने पहला कंपाउंड ले लिया यहां पर NH3, NH3 किसका सिंबल होता है, अमोनिया का। दूसरा कंपाउंड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना हुआ, तो कंपाउंड हो गया। ये भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, और यहां पे बन क्या जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, कंपाउंड का कंपाउंड के साथ एक नया कंपाउंड क्रिएट हो गया कंबाइंड होने से, तो ये कॉम्बिनेशन, या हम क्या बोलेंगे बच्चा, ये सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है। आ गई बात समझ में। अब कंपाउंड का किसके साथ, एलिमेंट के साथ कर दो। जैसे बच्चा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, यौगिक है, क्यों, क्योंकि दो है ना इसमें एलिमेंट, कार्बन भी हो गया ऑक्सीजन भी हो गया, दो होते ही तो कंपाउंड बन जाता है, मैम ने पढ़ा है। इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवा दो, करवा दी, तो बच्चा यहां पर भी आप बताओगे क्या बनेगा, कार्बन डाई, जैसे कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, इसमें कार्बन भी होता है ऑक्सीजन भी होता है। आपने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई, ये तो एलिमेंट है ना भाई, ऑक्सीजन के एटम में तो ऑक्सीजन ही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये यौगिक हो गया, ये एलिमेंट हो गया। तो यहां से क्या बनेगा, CO2। अब आप इसको बैलेंस कर दो, दो यहां लगाओगे तो दो यहां लग जाएगा। अब बताओ समझ में आ गया, पहला केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। अब मैं इस फोटो में आपसे पूछूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि बच्चा इसमें कौन कौन सी कैसी केमिकल रिएक्शन है, यानी कि कॉम्बिनेशन का कौन सा टाइप है। सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया बना, एलिमेंट की एलिमेंट के साथ है, तो दो तत्वों के बीच में है। नेक्स्ट देखो MgO CO2 कंपाउंड 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 बना, कंपाउंड की कंपाउंड के बीच में है। तीसरा देखो CO कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ये किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ हो गई, ठीक है। Na क्या है, Na एक धातु होती है, और क्लोरीन क्या होता है, एलिमेंट है यहां पर, तो यहां से भी आपका एक कंपाउंड बन गया। तो बच्चा ये सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है। तो पहला केमिकल रिएक्शन का टाइप होता है कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन, जहां पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट जो होगा वो एक ही बनेगा। अब चलो नेक्स्ट, इसका जस्ट अपोजिट। पता नहीं आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैंने तो टेक्निकल टीम को बोल भी दिया। चलिए दूसरा जो केमिकल रिएक्शन आता है वो आता है डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। लिखो डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस आप पूरा लिख लेना। हिंदी में बोलते हैं वियोजन या विघटन, लिखो वो संयोजन था, ये वियोजन है, या विघटन, टूटना। इसमें क्या होगा, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में इस बार जो रिएक्टेंट होगा ना, जो अभिकारक होगा वो सिंगल होगा बच्चा, वो एक होगा, अभिकारकों की संख्या एक होगी, और ये टूट जाएगा, इसका विघटन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टूट सकता है, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूट सकता है। टूट गया, टूटने से क्या देगा, ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट देगा, लेकिन प्रोडक्ट की संख्या कितनी होगी? मोर देन 1 होगी। यहां पर मोर देन 1, एक से अधिक। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक अभिकारक टूट के एक से अधिक उत्पाद बना दे, उसको हम वियोजन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट के क्या बना दे बच्चा? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे। इसको कैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि XY नाम का कोई रिएक्टेंट है, ये टूट गया और टूटने से X मिला और प्लस Y मिला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डीकंपोजिशन। इसका डीकंपोजिशन हो गया, टूट गया, विघटन हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये हमने पढ़ाया था मैम ने। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको आप गर्म करोगे, आप इसको हीट दोगे तो हमें क्या मिलेगा? CaO, जिसको हम चूना कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये लाइम होता है, ये चूना होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो देखो ना, रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, तो ये कैसे टाइप की केमिकल रिएक्शन है? ये डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन है, वियोजन या विघटन है। वियोजन या विघटन केमिकल रिएक्शन है। जरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जरा एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से होंगे यहां पर। तो एग्जाम्पल में आ गए ये, देखो कौन कौन से एग्जाम्पल। पहला है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3। इसको गर्म करा तो फेरिक ऑक्साइड मिला और वाटर मिला। सिंगल क्या था बच्चा? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट देख लो, दो प्रोडक्ट हो गया। केमिकल रिएक्शन है, हाँ जी। पानी को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, अभी हम इसके टाइप की बात करेंगे। तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को आपने क्या किया? लाइट दी, है ना, तो यहां से Ag और ब्रोमीन अलग हो गए। ऐसे ही है कार्बोनिक एसिड, ये हमने पढ़ाया था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ऐसे रहता है एसिड, और जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, क्योंकि उसके अंदर डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन होती है। आ गई बात समझ में? चलो, अब ये डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, यानी कि हम इनको किस किस की हेल्प से तोड़ सकते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसके टाइप्स लिखते हैं किस किस की हेल्प से। सबसे पहला डीकंपोजिशन अगर आपने करा हीट से, तो उसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट को हीट दे दिया और हीट देने से वो टूट गए, प्रोडक्ट्स बन गए। तो हीट देने से, उष्मा देने से कोई भी रिएक्टेंट है वो टूट के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको उष्मीय विघटन कहा जाता है। उसको उष्मीय विघटन कहा जाता है। हीट दे दो और तोड़ दो किसी को भी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी लिखा, इसका एग्जाम्पल क्या था मैम? कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, गर्म करने का मतलब उसे उष्मा दी, हीट दी, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, KCl3, पोटाशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको आपने जैसे ही हीट दिया तो क्या मिलेगा? KCl मिलेगा और प्लस साथ में ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस साथ में ऑक्सीजन। अब आप इसको बैलेंस कर दो, यहां 2 लगाओगे तो यहां 2, तो यहां से आपको ऑक्सीजन के 3 रखने पड़ेंगे। 2KClO3, 2KClO3, ठीक है। तो इसको तोड़ा आपने तो आपको पोटाशियम क्लोराइड ये मिला और ऑक्सीजन यहां से अलग हो गया। ये सॉलिड स्टेट में रहता है और ये गैस है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, ये गैस है, ठीक है। तो 2KClO3 को आपने दिया हीट, तो वो टूट गया। तो ये डीकंपोजिशन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो? हीट से, तो इसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं, पहला। दूसरा है बच्चा फोटोलाइटिक, दूसरा है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। नाम से क्लियर है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन का मतलब क्या हो गया बच्चा? प्रकाशीय अपघटन। क्या हो गया? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाशीय
अपघटन, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो डिकम्पोज होनी है और उसको डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, तो लाइट चाहिए। लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की प्रेजेंस में हो रहा है, उसको प्रकाशीय अपघटन कह देंगे। इसके दो एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं, जैसे मैं पढ़ा भी चुकी हूं, सिल्वर क्लोराइड। इसको आप कहां रख दोगे, प्रकाश में, सनलाइट में रख दिया तो यहां से सिल्वर जो है वो अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है बच्चा, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। और जो चांदी है वो चांदी तो सॉलिड स्टेट में रहेगी, लेकिन क्लोरीन गैस की स्टेट में चली जाएगी। अब बैलेंस करना आपको आता होगा, स्कूल में सीखा होगा, यहां दो तो यहां पे सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। आप जरा ध्यान से सुनना, सिल्वर क्लोराइड सफेद कलर का होता है। ये बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना इस बार, बीपीएससी 3.0 के एग्जाम में ये अभी क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था क्लास में। और ये जो है ना, ये चांदी जब इसमें से क्लोरीन हट जाएगा तो ये ग्रे कलर की बच जाती है। ग्रे मतलब, ग्रे को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिट्टी सा कलर है ना, ऐसा कुछ होगा। नर्सी कह रहे मैम प्लीज आप हिंदी की तैयारी की, हिंदी में लिखिए। अरे भैया हिंदी में एक एक चीज लिख रहे हैं, ये थोड़ी ना हिंदी में लिखा जाता है। नर्सी, थर्मल डिकम्पोजिशन का हिंदी साफ साफ लिखा है, उष्मीय विघटन, उष्मा, उष्मा तो अब तो हीट का उष्मा, इतना तो पता होगा आपको। प्रकाशीय अपघटन में प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या, ये इसकी हिंदी थोड़ी होती है, इसकी हिंदी थोड़ी आती है, तो ऐसे ही आएगा, है ना। तो सिल्वर क्लोराइड को आपने अगर लाइट में रख दिया तो उसका सफेद कलर से ग्रे कलर में चेंज हो जाता है और उससे क्लोरीन जो होता है वो गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ये दोनों ही चांदी की रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार कर लेना। AgBr, इसको भी आप लाइट दोगे, क्या दोगे बच्चा, इसको प्रकाश दोगे, लाइट दोगे, तो यहां से भी क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये दोनों अलग हो जाएगा, Ag अलग बच जाएगा और Br2 अलग बच जाएगा। अब आप इसको बैलेंस कर दो, वहां 2 है तो यहां पर भी 2 लगाओ और यहां पर भी 2। ठीक है बच्चों, तो देखो हीट की प्रेजेंस में हुआ विघटन, 1 से 2 बन रहे हैं, हाँ जी मैम डिकम्पोजिशन, 1 से 2 बन रहे हैं, हाँ मैम डिकम्पोजिशन। ये हीट से करवाया तो थर्मल उष्मीय विघटन, ये प्रकाश की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो फोटोलाइटिक। अब कलर तो चेंज होगा ही होगा ना यहाँ पे। अब तीसरा जो होता है इसका, किसका, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का, वो आता है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करवा दो, करंट फ्लो करवा दो, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब तो समझ में आ गया, क्या, यानी कि विद्युतीय अपघटन या विद्युत अपघटन। आपने अपघटन तो करवाया लेकिन किसकी प्रेजेंस में, उसमें से करंट फ्लो कर दो। आप करंट का मतलब समझ ही रहे होंगे ना, धारा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली की उपस्थिति में अगर कोई एक रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे पानी, पानी में करंट फ्लो करो, H2O को क्या दो, करंट दो, बिजली दो, तो भाई क्या होगा, इस यहां से H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये लो, तो ये सारे ही डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल थे। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2-3 रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाया। इसका उल्टा करो, प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट एक, इन सब में एक एक है, देखो ना, एक, KClO3 में एक, 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 प्रोडक्ट देखो एक से अधिक है ना, एक से अधिक है ना, एक से अधिक है ना, एक से अधिक है ना। अब जब तोड़ना है तो तोड़ने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, तो क्या दोगे, तो लाइट दो या हीट दो या करंट फ्लो कर दो। तो 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन हो गई, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है, डिस्प्लेसमेंट, जो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको।
कब पढ़ा था बच्चे? कमेंट करके पढ़ाओ, मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैम ने कब पढ़वाई थी। मैम बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। जब मैंने आपको मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ाया था तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी और क्या कहा था कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, अपनी जगह से खिसका देती है, उसकी जगह से खिसका देती है, उसका डिस्प्लेसमेंट कर देती है। अरे याद भी है कि कुछ है कि नहीं है? जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव का मतलब अत्यधिक क्रियाशील धातु या मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा, वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से खिसका देगा और वहां पर खुद आ जाएगा। जो ज्यादा जो रिएक्टिव होगा, क्रियाशील होगा, वो कम क्रियाशील वाले को अपनी जगह से खिसका देगा। इसी को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम का रिएक्टेंट है और दूसरा है बी और सी, ठीक है। अब ए ने क्या किया, ए ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, तो इस ए ने बी को अपनी जगह से, इसकी जगह से खिसका दिया और यहां खुद आ गया। तो खुद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहां पर इस बी को खिसका दिया तो बी यहां चला गया, बी की जगह खुद आ गया तो ए सी बन गया, ए सी बन गया। तो बच्चा ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं आपको। अब ए ने बी को क्यों खिसकाया, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये अधिक क्रियाशील है, और किसको, कम रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव को खिसका दिया। तो ऐसी ही केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, वो आपकी लोहे की कील वाला। आप लोग बताओ इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ाया था ना एग्जाम्पल कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से ये आयरन इस कॉपर को इसकी जगह से खिसका देगा और खुद आके जुड़ जाता है। तो यहां से क्या बनेगा, FeSO4, और इस कॉपर को खिसका दिया तो Cu बन गया, Cu अलग हो गया यहां से। ये मैंने कहा था ब्लू कलर का होता है, ये नीले रंग का होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, ये हरे रंग का होता है। तो इसने इसको इसकी जगह से खिसका दिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे बस समझ में। अब कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को तो कभी हटा नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब बच्चा ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, ये भी दो टाइप की होती है, ये भी दो टाइप की होती है। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। जहां पर एक ही जना अपनी जगह से खिसकेगा उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब देखो ना, एक ही तो खिसक रहा है, कॉपर को ही तो खिसकाया किसने, आयरन ने, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। आप सिंगल या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात बराबर है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी हेडिंग डालो, ये थोड़ा सा आपको समझना है अच्छे से। सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो आपको सबको पता ही है क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, हटा देगा उसकी जगह से। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। दोहरा विस्थापन कैसा होता है, एक मैंने जिंक वाला एग्जाम्पल भी नोट डाउन करवाया था। कब, जब मैंने आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने जिंक वाला भी आपको एक एग्जाम्पल नोट करवाया था, याद है ना बच्चा, याद है ना? हाँ देख लेना वो। सोनू बस लास्ट ही चल रहा है ये मान लो आप। राहुल कह रहा है क्या करूं, क्या करूं मतलब, सुनो बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है, दोहरी विस्थापन कैसा होता है, दो कंपाउंड्स हैं वो आपस में अपने आयंस चेंज कर लेते हैं। दो कंपाउंड्स हैं, टू कंपाउंड्स हैं मान लो केमिकल रिएक्शन में, दो यौगिक हैं, दो कंपाउंड्स हैं, और
आपस में वो क्या कर लेते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे एक है HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक है NaOH। इसको एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना। HCl को तोड़ोगे तो किसमें, H प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। हाँ मैम। NaOH को तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। ये इसका आयन है, ये इसका आयन है, ये इसका आयन है, ये इसका आयन है। अब ये जो H प्लस है वो इसके Na प्लस को इसके Na प्लस से एक्सचेंज हो जाए, और ये जो क्लोरीन है ये इसके नेगेटिव वाले मतलब OH नेगेटिव से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर से सुनो, दो कंपाउंड जो होते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट बनाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसकी थोड़ी परिभाषा लिख लो आप, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों कंपाउंड्स में से कोई एक ही के आयन चेंज होंगे। समझ में आ रहे हो, अगर पॉजिटिव वाला करेगा तो पॉजिटिव वाला ही करेगा, अगर नेगेटिव वाला करेगा तो नेगेटिव वाला ही करेगा। दोनों में से एक ही आयन का होगा, दोनों का नहीं होगा, फिर तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो जरा लिखो, टू कंपाउंड्स पहले इंग्लिश में लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टू कंपाउंड्स exchange their ions and produce two new products is known as double displacement chemical reaction. Is known as double displacement. मैंने DD लिख दिया, आप लिख दोगे ना डबल डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिखो, दो यौगिक आपस में अपने दो यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए उत्पाद बना दे। आदान प्रदान करके दो नए उत्पाद बना दे। उस अभिक्रिया को दो नए उत्पाद बना दे उस अभिक्रिया को दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोहरा विस्थापन, दो बार हो गया विस्थापन आयनों का, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? दो कंपाउंड है, अभी एग्जांपल दूंगी, आप एक एग्जांपल में समझ जाओगे। दो कंपाउंड है, दोनों ने अपने आयंस को इस तरीके से एक्सचेंज कर लिया और नए प्रोडक्ट्स बन गए। तो बच्चा प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। जब दो आयनों ने दो कंपाउंड ने जब अपने आयंस एक्सचेंज किए हैं तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल देखना क्या है, AgNO3, इसको क्या बोलते? सिल्वर नाइट्रेट। कंपाउंड है ना, कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिल्वर है, तो कंपाउंड ही हुआ ना बच्चा। इसने रिएक्ट करा HCl के साथ, ये भी कंपाउंड है। दो कंपाउंड हो गए, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, दो कंपाउंड हो गया। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ जाएगा। Ag पे भी तो पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोजन पे तो भी तो पॉजिटिव चार्ज था, और यही तो कहा मैंने, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव की जगह आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बच्चा क्या जुड़ जाएगा, आपका AgCl जुड़ जाएगा। ये Ag यहां चला जाएगा, एक सेकेंड,
Ag पे पॉजिटिव था, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव था, तो ये इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ चेंज हो गया, तो यहां से क्या निकल गया, AgCl निकल गया। समझ में आ रही है बात? यहां से क्या निकल गया, अरे भाई यार तुम भी बोर्ड बहुत परेशान करने, AgCl निकल गया, हाँ जी मैम। अब बचा क्या, बचा क्या, NO3 बचा ना, और हाइड्रोजन बचा, तो यहां से क्या होगा बच्चा, HNO3 बन जाएगा, तो नाइट्रिक एसिड और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ये सिल्वर नाइट्रेट था, ये आपका HCl, मतलब आपका क्या हो गया, एक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से भी एक नया कंपाउंड बना, यहां से भी एक नया कंपाउंड बना, तो इसने इसके पॉजिटिव के साथ और इसने इसके आपका नाइट्रेट के साथ, देखो एक ही बार मैंने कहा था ना, एक ही चार्ज इसको प्लस को करेगा, तो प्लस यहां का प्लस यहां का, इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, एक नया कंपाउंड बन गया। नया कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ, किसके एक्सचेंज से, आयंस के एक्सचेंज से, इसके प्लस ने इसके प्लस को किया, तो यहां से बन गया ना बच्चा, यहां से बन गया, यहां से। समझ में आ गई मेरी बात? अंकिता बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये कौन है मैम, प्लीज क्लास को ऑफ कीजिए, कौन है ये? MD तुम क्लास में पढ़ने आते हो? मैम साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो आ रही है, यहां से प्रॉपर आ रही है साउंड, कौन कह रहा है साउंड नहीं आ रहा है? ठीक है, आ गया समझ में, डबल डिस्प्लेसमेंट, साउंड इज ओके, साउंड बिल्कुल आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। चलो, तो ये 4 नंबर की टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ ली हमने, कौन कौन सी? नंबर 1 पे लिखोगे आप पहला केमिकल रिएक्शन, मैम पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा था, एक बार फिर से बता दूं सारी बातें, है ना, फिर हम आगे चलेंगे, 5वें टाइप पे पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन होती क्या है वो बताया मैंने, फिर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कोई एक चीज तो होनी ही चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसी को आप केमिकल रिएक्शन मानोगे। हो गया? फिर मैंने कहा पहला केमिकल रिएक्शन जिसको आप सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन कहते हो, जहां पर 2 से आपका एक कंबाइंड होके बन गया, तो कॉम्बिनेशन है, सिंथेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट अपना डीकंपोजिशन, जहां पे एक कंपाउंड ने टूट के 2 प्रोडक्ट बना दिए, अब वो किसी लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, वो किसी हीट की प्रेजेंस में, वो बिजली की प्रेजेंस में हो सकता है, 2। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को खिसका देगा, वहां आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मेटल्स में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे 2 कंपाउंड्स के आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं और 2 नए प्रोडक्ट बना दें, उसी को डिस्प्लेसमेंट या आप कौन सा दोहरा विस्थापन कहोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हो। ये सारे एग्जाम्पल थे, डीकंपोजिशन का ये रहा एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब अगला आप जो एग्जाम्पल 5वें टाइप की जो केमिकल रिएक्शन लिखोगे, वो लिखोगे रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। पुनर्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, पुनर्विस्थापन, पुनर्विस्थापन समझ में आ रहा है ना सबके? ठीक है, पंकज, राहुल, अरे साउंड किस, कौन कह रहा है ये? एमडी आप बार बार आप क्यों कमेंट कर रहे हो कि साउंड नहीं आ रहा? सही तो आ रहा है एकदम। पुनर्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट। अरेंज करने का मतलब क्या होता है? पुनर्विस्थापन, वापिस रीअरेंज कर दिया। इसका एग्जांपल सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस में होती है, ये आइसोमर्स में होती है। ये केमिकल रिएक्शंस आइसोमर्स में होती है।
अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं समावयी। समावयी ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आइसोमर्स में ही होती है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं वो सुनो। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर का हो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं केमिस्ट्री में। ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई पदार्थ जिसका रासायनिक सूत्र तो एक ही हो, यानी सेम हो, एक जैसा हो, रासायनिक सूत्र एक जैसा हो, एक जैसा हो, लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो, लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। संरचना अलग अलग हो, उन्हें हम समावयी कहते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका केमिकल फॉर्मूला तो आप एक ही लिखोगे, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, रीअरेंज हो गया केमिकल फॉर्मूला। भाई देखो ना, री का मतलब वापस, अरेंज का मतलब व्यवस्थित हो गया, यानी कि केमिकल फॉर्मूला तो वही है, उसके अंदर बस जो एलिमेंट्स थे वो अलग अलग पोजीशन पे चले गए, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट आ गई। जैसे मैं आपको बताती हूं, एग्जांपल देखना, NH4CNO, NH4CNO, इसको आपने थोड़ा सा गर्म करा, ये होता क्या, ये अमोनियम साइनेट होता है, ये अमोनियम साइनेट होता है। अमोनियम साइनेट को जब आप गर्म करोगे, हीट दोगे, हल्का सा हीट दोगे, तो क्या होगा, इसमें जो ये एलिमेंट्स है ना, ये रीअरेंज हो जाएंगे, इनका पुनर्विस्थापन हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएंगे और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। कैसे, तो आप बताओगे बच्चा, यहां से बनेगा NH2CONH2, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये यूरिया का होता है। अब आप खुद से देखो, NH4 दो में टूट गया, NH2 और ये CO है, ये CO है, तो ये देखो फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम है, ये फॉर्मूला कोई डिफरेंट थोड़ी है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, इनमें एलिमेंट्स की संख्या एकदम बराबर है, सेम है बच्चा, ठीक है। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि इसको हमने अमोनियम साइनेट बोल दिया, इसको हमने यूरिया बोल दिया, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी ना, बस जैसे H2O होता है, H2O को आगे हम पढ़ाएंगे कैसे बनाते हो, बीच में और HH ऐसे बनता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी ना उसकी। तो ये आइसोमर्स के बीच में होती है, और सबसे ज्यादा ये केमिकल रिएक्शन ना कार्बन के कंपाउंड्स में ही देखने को मिलता है। यूरिया भी तो कार्बन का कंपाउंड है ना, कार्बन है ना इसके अंदर, यूरिया कार्बन का ही तो कंपाउंड है। तो ये 5th टाइप की केमिकल रिएक्शन थी, जिसमें क्या होता है बच्चा, केमिकल फॉर्मूला सेम रह के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन। वापस से अरेंज हो गए एलिमेंट, यहां अलग तरीके से अरेंज थे, यहां अलग तरीके से अरेंज थे, और एक आप बताओगे बच्चा, यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को हम रीअरेंज्ड केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। ये होगी आपकी 5 नंबर की केमिकल रिएक्शन। तो आज हमने 5 केमिकल रिएक्शन पढ़ी। अब आपकी बच्ची क्या है, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन बची हैं। टोटल 7 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसमें से मैंने आज 5 करवा दी हैं। कल हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, बहुत सिंपल है, और फिर पढ़ाऊंगी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और जहां पर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसको रिडॉक्स कहते हैं। तो वो तो हम वहीं पढ़ लेंगे, और आपका ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर आपका खत्म। हाँ अंकिता, आप सही कह रही हो। कुछ बच्चों के कमेंट नहीं आए होंगे, मुझे नहीं पता, वो टेक्निकल टीम से पूछो आप कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
क्यों नहीं कर पा रहे? तो केमिकल रिएक्शन की हमने आज 5 टाइप्स कर लिए और 2 टाइप हम कल कर लेंगे और अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ लेंगे, वहीं पे रिडॉक्स पढ़ा देंगे, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल पढ़ लेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश। कल क्लास होगी बेटा। हाँ मुझे पता है कल शनिवार है, लेकिन मेरे को क्लास रखनी है कल। ये चैप्टर फिनिश कर देंगे फिर, समझो आप, है ना। कल क्लास रहेगा, कल क्लास रहेगा, बिल्कुल रहेगा। शिवम क्या समझ में नहीं आ रहा है? इससे ज्यादा आसान भाषा में नहीं समझ में आएगा शिवम, इससे ज्यादा आसान भाषा में नहीं समझ में आएगा। आसान कह रही हूँ शिवम। अब नहीं आ रहा है तो फिर बच्चा आप टीचर ही चेंज कर लो। मैं तो खुला बोल रही कि अब नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते, एकदम बच्चों की तरह समझाया है मैंने। मैम मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा शिवम आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो गया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए समझ में नहीं आ रहा है आपको? मुझे लगा आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में। राहुल कह रहे में बहुत अच्छे से समझ में आया है, पंकज को भी आया है। ठीक है। प्रियंका, प्रियदर्शनी, हाँ बच्चा कल ज्योति कल क्लास रखेंगे ना, अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चा। थैंक यू कपिल। कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसलिए मैं कल क्लास रख रही हूँ। रेडियो एक्टिविटी के नोट्स मैं आप डलवा दूंगी। अशोक को बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ोगे एक बार और रिपीट कर लेना, हाथ से नोट्स बना लेना, सब समझ में आ जाएगा। अमन को भी आ रहा है, हाँ आएगा बेटा आएगा, इतना कोई टफ चीज थोड़ी है जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कल क्लास रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे कल अपना ये चैप्टर फिनिश।